हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट मतलब शक्ति संयंत्रों के विविध प्रकार। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू, ये निम्न में से कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ ये है जो एनर्जी हमें फ्री में मिल रही है वो एनर्जी की बात हो रही है यहाँ। वैसे तो ये चारों ही आपकी सोर्स एनर्जी है, मतलब पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को देखें, ये चारों ही आपकी कॉमर्शियल सोर्स एनर्जी हैं। ठीक है, तो इनमें से जो जिसकी फ्री है वो सोलर मतलब सूर्य की जो एनर्जी है वो फ्री है ना। ठीक है, तो आपका यहाँ इसमें सोलर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना आप। अब जैसे फ्यूल एनर्जी आपकी होती है, ये दो टाइप की होती है आपकी फ्यूल एनर्जी, मतलब नेचुरल फ्यूल और सिंथेटिक फ्यूल। अब जैसे क्या होता है, वुड और कोल से क्या बनता है आपका, चारकोल बन जाता है, कोक बन जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल से क्या बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल, एल्कोहल बनता है। नेचुरल गैस और ऑयल गैसेस से कोल गैस बनती है, फर्नेस गैस, वाटर गैस आदि आपकी बनती रहती हैं। ठीक है, और आपके ये कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक प्लांट कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो आपका होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, और एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, और डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। ठीक है, ये आपके चार प्लांट हो गए, याद रखना इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल शीर्ष तंत्र कितने प्रकार का होता है। अब ये जल शीर्ष तंत्र आपका होता है जो ये किस में होता है, जल विद्युत संयंत्र में होता है। ठीक है, ये आपका जो जल शीर्ष तंत्र है, ये दूसरा क्वेश्चन देखें, ये आपका जल विद्युत संयंत्र में होता है जहाँ पानी से आपकी लाइट बनाई जाती है, तो वहाँ पे ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर हेड वर्क। ठीक है, मतलब अगर किसी जल स्रोत से नहर को निकालना है तो जो निर्माण किया जाता है वो वाटर हेड वर्क कहलाता है। ठीक है, इसका कार्य मतलब नहर में जल का नियंत्रण करना है। ये आपका दो टाइप का होता है, कौन कौन से, वाटर स्टोरेज हेड वर्क और वाटर डाइवर्जन हेड वर्क। या तो वाटर को स्टोर करके रख लो या वाटर का डाइवर्जन कर लो। तो कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है, मतलब ये आपका आंसर ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जल विद्युत शक्ति संयंत्र के अवयव हैं। मतलब इसमें ऊपर देखो नहीं लिखा है, मतलब निम्न में से कौन जल विद्युत शक्ति संयंत्र के अवयव नहीं है। अब जल विद्युत शक्ति के अवयव, जलग्रहण क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र तो बिल्कुल होता है, वह क्षेत्र जहाँ मतलब वर्षा का पानी आकर रुक जाता है, जैसे जलाशय हो गए आपके। ठीक है, तो इनमें आपका जल की आपूर्ति करना जलग्रहण क्षेत्र का, तो ये तो आपका हो गया। ये तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अब देखें। ठीक है, और दूसरा बांध, बांध को तो रोकने के लिए यूज किया जाता है डैम। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, रोककर जलाशय के स्तर को ऊंचा उठाना, मतलब जल के लेवल को बढ़ाना है। तीसरा आपका सरोवर, सरोवर को क्या बोलते हो आप, रिजर्वॉयर। ठीक है ना, तो सरोवर को तो जानते ही होगे ना आप सब, जल के संग्रह को सरोवर कहते हैं। प्योर हिंदी में बता रहा हूँ अब तो आपको, है ना। तो रेगिस्तान, अब रेगिस्तान में बना सकते हैं हम क्या जल विद्युत शक्ति संयंत्र, तो नहीं बना सकते। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, रेगिस्तान। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जल टरबाइन। आपका जल टरबाइन क्या करती है इसमें, अब मैं बताऊं आपको, फिर आप ऑप्शन लगाना। जल टरबाइन आपका क्या करता है, तो जो जल टरबाइन होता है वह एक हाइड्रोलिक मशीन है, या वाटर टरबाइन बोलो या हाइड्रोलिक मशीन बोलो या फिर जलीय तंत्र बोल दो इसे, जो आपके फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, मतलब द्रव ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है, द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसमें कौन सा है द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने वाला? आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना। ठीक, ये हो गया आपका। इसको दूसरा नाम भी याद रखना आप, इसे द्रव चालित व द्रव गतिक टरबाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हाइड्रोलिक मशीन जो फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या वह जलीय तंत्र जो द्रव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो जल की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जल टरबाइन कहलाती है, और इसे वाटर व्हील भी बोला जाता है। ठीक है, इसी का एक पार्ट होता है आपका ड्राफ्ट ट्यूब, जो सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्तक का प्रमुख कार्य। प्रत्यावर्तक जानते हैं आप? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर आपका वह, इसमें ऑप्शन देखें पहले। यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती वैद्युत ऊर्जा में, अब देखो चलो ऑप्शन से लगाते हैं, कोई नहीं को अभी छोड़ते हैं। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में, ये तो बिल्कुल गलत। जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी आपका गलत। गुड काम क्या कर रहे थे। अब आपके दो ऑप्शन बचे हैं, देखो, यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में। अब प्रत्यावर्तक से प्रत्यावर्ती आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेशन भी करना आना चाहिए आपको ऑप्शंस को। ठीक है, एलिमिनेट कर लेंगे आप, तो एलिमिनेट भी आप करना सीखिए। अब सुनिए, अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक होता क्या है? वह वैद्युत यंत्र जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, अल्टरनेटर कहलाता है। आपकी यांत्रिक ऊर्जा हो गई मैकेनिकल, और ये आपकी हो गई वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा हो गई आपकी ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये आपका ठीक है। अब बात है विद्युत जनन के सिद्धांत के बारे में। असत्य है, विद्युत के रूप में संग्रह नहीं किया जा सकता। देखो, पहला ऑप्शन है ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, विद्युत जनन का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो इसमें एक चीज़ आप बताओ, विद्युत को क्या जमा कर सकते हैं हम? कहीं डिब्बे में कैद, कहीं कमरे में रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो ये विद्युत के रूप में संग्रह नहीं किया जा सकता, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उत्पादित कर तत्काल उपभोगित किया जाता है। हाँ, ये भी सही है आपका, मतलब इसको प्रोडक्शन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कंज्यूमर तक। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, मतलब टरबाइन से क्या होता है, टरबाइन से पानी गिरता है, गतिज ऊर्जा आपकी मैकेनिकल में बदलती है जिससे टरबाइन चलती हैं। तो ये भी आपका सही है। अब क्या, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, ये गलत है आपका, बल्कि यहाँ पे उल्टा होता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये वाला आपका गलत है। तो आपका इसका ऑप्शन आपका यही हो जाएगा ना। असत्य की तो पूछ रहा है इसमें, तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक, मतलब सुनो, विद्युत जनन का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या है कि जैसे पानी कोई जलाशय से बहकर किसी सुरंग या नहर अथवा संयंत्र पर पहुंचता है, तो वो रुका हुआ होता है। देखो, बांध पे पानी वानी सब रुका हुआ होता है। ठीक है, फिर उसको इस तरीके से निकाला जाता है जैसे वो बहुत प्रेशर में जाए, बहुत तेज़ से जाए, मतलब वो पानी को किस में बदल दिया,
गतिज ऊर्जा में बदल दिया। जब ये पानी टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन घूमने लगेंगे, तो पानी की गतिज ऊर्जा का कहाँ इस्तेमाल किया? जो आपकी डायनेमिक में एनर्जी को इसमें किस में बदल दिया? स्टैटिक एनर्जी में। ठीक है ना। गतिज ऊर्जा को वो स्टैटिक में नहीं, यांत्रिक में, मैकेनिकल में, वो भी मैं सोचूं यहाँ वो आपका ठीक है, समझ में आया ये। अब वे संयंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे संयंत्र जिनमें ताप से विद्युत बनाई जाती है क्या कहलाते हैं? तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र। देखो जल में तो जल से बनी रही है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं वाला यहाँ पे गलत। अब बचे हैं आपके दो, तो नाभिकीय वाला तो ताप से बनता नहीं है, उसके लिए तो यूरेनियम लगता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? वे संयंत्र जिनमें ताप से विद्युत बनाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? तापीय विद्युत संयंत्र। ये पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे तापीय आपके जैसे थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट होता है, इसमें क्या क्या होता है आपका? बॉयलर होता है, स्टीम होता है, ठीक है, फ्यूल हैंडलिंग एपरेटस होते हैं, सब कुछ होता है, कंडेंसर, एसी जनरेटर जिसे अल्टरनेटर भी बोलते हैं वो भी होता है, एक्साइटर होता है, एक्साइटेशन सिस्टम होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, बस बार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक। अब वैसे तो ये आपका जो थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट है, चार इसे आपको चार उसमें परिपथों में विभाजित किया गया है। एक तो वो जो कोयला तथा राख से चल रहे हों, एक जो वायु तथा दग्ध गैस मतलब फ्लू गैसेस से चल रहे हों, और एक फीड वाटर तथा स्टीम सर्किट से, ठीक है। और आपका क्या कूलिंग वाटर सर्किट। अब इन्हें याद रखना, ताप बिजली घर भी बोलते हैं, ठीक। और एक्चुअली एक पॉइंट इसमें याद रखना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है आपका, जो ईंधन व पानी की आवश्यकता तथा जो प्रॉब्लम ऑफ एज डिस्पोजल होती है, मतलब राख को कहाँ फेंका जाए, तो इसी दृष्टिकोण से ना कोयला की खान में, नदी, झील आदि के पास बनाया जाता है, ठीक है। और इनकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी मतलब समग्र दक्षता, वो 30% से अधिक नहीं होती, मतलब 30% तक हो सकती है, उससे अधिक नहीं होती। तो इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि तापीय विद्युत संयंत्र की समग्र दक्षता 30% से अधिक नहीं होती, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे। यहाँ पे आपका भी क्वेश्चन है, भाप संघनित्र का क्या काम है, ठीक है। सॉरी, क्या पूछा है यहाँ पे? आपका भाप संघनित्र मतलब स्टीम कंडेंसर, ठीक है। तो ये क्या, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। भाप को अधिक तापमान की भाप में बदलना, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है पहले वाले का, भाप को अधिक तापमान की भाप में बदलना, ठीक है, ये आपका हो गया गलत पहला। दूसरा, स्थिर ताप पर भाप को पानी में बदलना, ये कुछ लग रहा है। चलो आगे, पानी को गर्म करना, इनमें से कोई नहीं। देखो पानी को गर्म करने का कोई मतलब नहीं है भाप, ठीक है। नीचे वाले दोनों आपके ऑप्शन गलत हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है? एक दूसरा, और वो ही सही होगा पक्का। तो ऐसे एलिमिनेशन आपको आना चाहिए ऑप्शंस का, ऐसे आपके ऑनलाइन एग्जाम में आएगा, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन सही है? स्थिर ताप पर भाप को पानी में बदलना। और मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ स्टीम कंडेंसर के बारे में। भाप संघनित्र मतलब
ये वो होता है जिसमें भाप टरबाइन से आपकी निष्कासित मतलब या निकलती है। फिर भाप को मतलब एक ठंडे पानी द्वारा संघनित मतलब कंडेंस किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल दी है, स्थिर ताप पर भाप को पानी में बदला जाता है। ठीक है, या यही आपका स्टीम कंडेंसर कहलाता है। अब क्या होता है, इस पानी को फिर पंप के द्वारा बॉयलर में डाल दिया जाता है। बॉयलर को एक्चुअली भाप जनित्री होते हैं आपके बॉयलर, जिससे आपके शुद्ध पानी की बचत के साथ बॉयलर की दक्षता भी बढ़ जाती है। ठीक है, भाप संघनित्र आपको समझ में आया? स्थिर ताप पर भाप को पानी में बदलना। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, तापीय विद्युत केंद्रों के प्रचालन में समय लगता है। तापीय विद्युत केंद्रों के प्रचालन में कितना समय लगता है, आप बताओ? 10 घंटे, 1 दिन, 10 मिनट, 2 घंटा? नहीं, तापीय विद्युत केंद्रों के प्रचालन में केवल कम से कम 2 घंटा तो लग जाता है। ठीक, याद रखना। जैसे देखो आपका इसके ये ड्रॉबैक है एक तरीके से, और ये आपके तापीय उसकी। अब इन पे देखो क्या क्या है। एक तो चलो इसकी बात करें अगर ड्रॉबैक की, तो क्या क्या है, ये कोयला यूज होता है तो जिसकी वजह से इन्हें साफ रखना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब जो ईंधन का यूज होता है, इनसे अपना वातावरण भी प्रदूषित होता है। और इनकी मतलब प्रचालन कीमत भी अधिक होती है। ठीक है, और अब उनसे पूछो सबसे बड़ी ड्रॉबैक, गर्मियों में जो इन उसमें काम करते होंगे कर्मचारी, ठीक है, कम से कम कितना अंदर का, कम से कम एटमॉस्फियर, जो अंदर का एटमॉस्फियर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता होगा, बहुत ज़्यादा होता होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है सब बुराई बुराई अच्छाई भी है कुछ, क्योंकि तो इसकी मतलब सारी बुराइयां ही नहीं है कि इसकी अच्छाई भी है कुछ। अब कौन कौन सी अच्छाई हैं, देखो जैसे जैसे इनका जो जहाँ पे ये स्थापित किए जाते हैं, मतलब जहाँ पे लगाए जाते हैं ये, तो संबंधित ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला ईंधन से दूर कहीं भी संभव हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जल विद्युत पे तो पानी का गिराव ही होना चाहिए, लेकिन इनके लिए तो ऐसा नहीं है ना। ठीक, और इसके लिए जो पानी वाले आपके बिजली घर के लिए, और इसके लिए आपके तापीय विद्युत केंद्रों के लिए कम जगह चाहिए होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है आपने? एक होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब वही आपका जो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस होते हैं वही दो टाइप के होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस पार्टिकल है। ठीक है, वहीं से आपकी नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया शुरू हुई, चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन। अब वैसे बात करें न्यूक्लियर फिजन की, तो इसमें दो टाइप के होते हैं ये। एक तो आपका कंट्रोल चेन रिएक्शन, मतलब नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, और दूसरा आपका अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। ठीक है, तो ये कितने टाइप के हो गए आपके? दो टाइप के हो गए ये। ठीक, तो पहले हमने क्या बोला था, नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, तो उसमें मतलब इंग्लिश में बोला तो कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके क्या हुए, आपका एटॉमिक फर्नेस हो गया, एटॉमिक रिएक्टर हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मतलब अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया कौन सी है आपकी?
अब कोई पूछे ये किस पे काम करता है तो नाभिकीय विखंडन बोल देना, एटॉमिक फॉर्मेस और ये एटॉमिक। अब देखो अनकंट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से? एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम। तो जितने बम है वो आपकी कौन सी चेन रिएक्शन है? अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। किसके? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन किसकी? आपकी न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन, मतलब हिंदी में। ठीक है, समझ में आई आपको? ठीक। तो परमाणु प्रतिष्ठानों को आबादी से कम कितने किलोमीटर दूर प्रस्थापित करना नितांत आवश्यक होता है? इसका आंसर है आपका कम से कम 30 किलोमीटर तो दूर होना चाहिए आपका जो परमाणु आपका वो है, वो कम से कम आपका 30 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों होना चाहिए ये 30 किलोमीटर? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट रहते हैं, उनका जो रेडिएशन है वो चारों ओर फैलता है, तो अपने एटमॉस्फेयर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे जीव जंतुओं में विकलांगता, अंधापन, त्वचा व श्वास संबंधी रोग, मतलब ब्लड कैंसर भी आराम से बहुत फैलते हैं। तो इसलिए इसे दूर रखा जाता है थोड़ा, 30 किलोमीटर ऐसे इसमें बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वह संयंत्र जिसमें एटॉमिक रिएक्टर द्वारा उत्पादित ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है कहलाता है। ठीक, वैसे जिसमें एटॉमिक रिएक्टर द्वारा। ठीक है, अब एटॉमिक की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है परमाणु विद्युत संयंत्र ही होगा, और बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? इसमें आपका जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो अब क्या कहलाता है? परमाणुवीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, अब इसमें एक अपक्रिया होती है, अभी बताई थी मैंने, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ये पूछ सकते हैं आपका, ये अपक्रिया कहाँ कहाँ होती है, तो आप बता सकते हो। परमाणु भट्टी में होती है, परमाणु बम में होती है, नाभिकीय बम में होती है, हाइड्रोजन बम में होती है। बता देंगे। और आपका एक होता है एटॉमिक रिएक्शन, वो क्या होता है? वो आपका होता है परमाणु के नाभिक में होने वाली प्रक्रिया, मतलब परमाणु के नाभिक में होने वाली प्रक्रिया को परमाणु अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, यही आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसी का टाइप ही तो है एक नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, आपका किसका? एटॉमिक रिएक्शन का। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। वह जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा पर्याप्त ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है। अब देखो एक एक करके समझते हैं। ऊष्मा विनिमयक, ऊष्मा विनिमयक आपका क्या होता है? हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंज का आप क्या समझ रहे हो? तो मतलब इसमें कोई हीट है, ठीक है, वो पानी को भाप में बदल देगी। इसमें भाप से आपकी टरबाइन चलाई जाती है, जो आपका ऊष्मा बिने। अब इसमें क्या है? पर्याप्त ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है, लेकिन यहाँ तो आपका ऊष्मा द्वारा पानी को भाप में बदला जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा आपका शीतलन बुर्ज। शीतलन बुर्ज से आप समझते हैं, कूलिंग टावर होता है ये, कूलिंग के लिए। ठीक है, और आपका और कौन सा? परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी मतलब एटॉमिक रिएक्टर। ठीक है, तो मतलब जो आपका ताप शक्ति संयंत्र है उसमें एक बॉयलर होता है, वहाँ पे एक भट्टी यूज की जाती है, ईंधन की भट्टी, मतलब जैसे फ्यूल फर्नेस बोलते हैं। उसी की तरह जैसे एक नाभिकीय शक्ति संयंत्र में भी एक परमाणु भट्टी होती है। ठीक है, जिसको नाभिकीय विखंडन करके हम पर्याप्त ऊष्मा हमें मिल जाती है। नाभिकीय विखंडन होता है, हमें पर्याप्त ऊष्मा मिल जाती है उसकी। इसी ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है। ठीक है, तो आपकी वो क्या हो गई? परमाणु भट्टी हो गई। हाँ सही, परमाणु आपकी
अब उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली घर कहाँ है? 2000 तक की बात है ये क्वेश्चन की। 2000 के बाद की बात नहीं कर रहा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली घर 2000 तक कहाँ था? नरौरा। ठीक है। और नरौरा पावर प्लांट की आपकी क्षमता कितनी है? ये 1565 मेगावाट। याद रखना भी, यूपी की बात है तो मैंने बताना होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करते हैं। ओके।